So students, next topic is difference between the gases, liquids and solids. ये भी बेटा आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, ये आपने अच्छे से डिटेल में करा. हम जस्ट एक गो थ्रू करेंगे, दोबारा से एक रिवाइज करेंगे इसको, सो डैट एक आपको दोबारा से आपको मैं रिमेंबर करवाना चाहती हूँ इन पॉइंट्स को, ताकि हम जब इन्हें नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करें तो आपको लिंक बनता जाए इन सब के साथ. तो दीज आर नॉट अ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो मैंने अभी आज आपको करवा रही हूँ. तो ये हमारा आज बेसिक सिर्फ टॉपिक्स होंगे, तो हम ताकि लिंक में चल सकें. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. तो आप सबको पता है कि गैसेस दे डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप. उनका कभी भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही उनका कोई यूनिफॉर्मली कोई उनकी वॉल्यूम होता है, ना उनका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है. अगर आप देख सकते हैं गैसेस को, अगर हम बैलून के अंदर फिल करते हैं तो हम उसको कई बार प्रेस करते हैं, कभी इधर से बैलून को प्रेस करा, कभी दूसरी साइड से बैलून को प्रेस करेंगे तो वो डिफरेंट शेप्स बना के इतना बच्चों को आदत होती है. इवन आप लोग भी करते होंगे, इवन मैंने भी ये अपने बचपन में किया होगा. बैलून को पकड़ा और उसको कभी कहीं से प्रेस करा, कभी कहीं से प्रेस करके उसकी कभी कोई शेप बनाने की कोशिश करी, कभी उसको कहीं. तो ये क्या हम कर रहे हैं, वी आर जस्ट हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स को इधर उधर ट्रांसफर करें, जिसके कारण उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उसकी शेप भी चेंज हो रही है. तो गैसेस की कभी भी कोई शेप नहीं होती, ना ही कोई उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है. अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप देखते हो उसके जो गैस जो होंगे, जो उसका डिफ्यूजन होती है, तो वो दूर दूर तक चली जाती है. तो उसका वॉल्यूम कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. अगर आप थोड़ी सी दूर बैठे तो आपको कम स्मेल आएगी, पास बैठे तो आपको उसकी ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही है. इट मीन्स उसका वॉल्यूम वेरी करता है और उसकी शेप डेफिनेटली कोई आपको नहीं समझ लगती इस चक्कर पे, क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर रही है. तो लिक्विड्स की बात करें तो इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. अगर आप पानी को किसी भी कंटेनर में डाल दें, किसी बॉटल में डाल दें, कोई भी शेप की हो, तो वो वही शेप ले लेता है. उसकी शेप हमेशा चेंज होती है विद दी जिसमें वो जा रहा है. इसके साथ ही पर उसका डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है. अगर आपने 1 लीटर की बॉटल ली, अगर आपने उसमें 1 लीटर पूरा पानी भर दिया है, तो इसका मतलब उसमें 1 लीटर पानी ही है. आप जब कंज्यूम करोगे तो आप नोटिफाई करते हो कि मैंने आज 1 लीटर पानी पी लिया है. तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का. बट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अगर आप नॉर्मली अगर आपके हाथ में पेंसिल है उसकी बात करें, बुक की बात करें, तो सबकी आपको पता है एक परफेक्ट शेप है और उनका परफेक्ट एक वॉल्यूम है. अगर आपकी 200 ग्राम की अगर आपकी बुक है तो वो 200 ग्राम की ही रहेगी. तो अगर आप उसको फाड़ नहीं देते हैं या उसके टेयरिंग नहीं कर दे, कुछ पेजेस ना निकाल दें, तो अगर आपकी बिल्कुल वो बुक वैसी की वैसी रहेगी. तो इसका मतलब ये है कि उसकी शेप भी वैसी की वैसी है. आपके आसपास जितने भी सॉलिड्स हैं, चाहे चेयर है, चाहे वो टेबल हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, वो सब की सब चीज़ें जो है दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आप इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसी है, इनके बीच में बहुत कम होती है और इनके हाई काइनेटिक एनर्जीज़ हैं. एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है. कौन सी होती है? हाई काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरमॉलिक्यूल, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, दे आर लाइक दैट. एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे. तो इन दोनों मॉलिक्यूल सब आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी बहुत कम होती है, क्योंकि दूर दूर है, स्पेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. जबकि इनके बीच में हाई काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूविंग एनर्जी, कि वो सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. डेफिनेटली ये सब डायरेक्शंस में मूव कर सकता है ये पार्टिकल. ठीक है, तो ये पार्टिकल जब सब डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, इसका मतलब ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है. तो आप चीज़ को याद रखेंगे, गैसेस बहुत जल्दी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. साथ ही साथ इन रीज़न ही एक है क्योंकि इनकी आपस में अट्रैक्शन कम है. जब अट्रैक्शन आपस में मॉलिक्यूल्स की कम होएंगी, ये एक दूसरे को आपस में खींचेंगे कम, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को मूव करने में हेल्प करेंगे, जगह दे देंगे. स्पेसिस तो वैसे ही बहुत सारी हैं, तो आराम से घूमते फिरते हैं. जबकि यहाँ पे थोड़ा फ़र्क होता है. यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होती हैं क्योंकि अगर इन मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो दीज मॉलिक्यूल्स आर लाइक डैट. ये इस तरह से पड़े होंगे. ठीक है, तो इनके बीच में भी एम्प्टी स्पेसिस तो हैं, बट एज़ कम्पेयर टू गैसेस इनकी कम है. तो दे कैन आल्सो मूव, but in compared to the gases,
उनकी जो किनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा थोड़ी कम होगी। वो आप क्योंकि जब वो मूव करेंगे, थोड़ा सा मूव करने के बाद वो साथ आसपास वाले वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ क्या करेंगे, दे विल वहाँ पे वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, टकरा जाएंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ऑर्डर्ड मीन्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये पड़े होंगे। जैसे ये देखिए, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये इस तरह से साथ साथ में जुड़ जुड़ के लगे हुए हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। तो इनके बीच में जो है स्पेसिस तो है ही नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर स्पेसिस नहीं है तो दे कांट मूव। इसका मतलब इनकी किनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। दे हैव फिक्स्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इनके बीच में आपस में जो है इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस तो है ही नहीं है, और इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो आप याद रखें कि इनके पास वाइब्रेशन करने के लिए, जहाँ मूवमेंट करने के लिए किनेटिक एनर्जी नहीं है। सो इनके जो अरेंजमेंट्स के कारण इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और किनेटिक एनर्जी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, गैसेस ऑफ लो डेंसिटी। ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी इसकी कम होएगी। डेंसिटी का आपको पता फॉर्मूला क्या था, मास और वॉल्यूम। सो इसका मतलब जिसका मास और वॉल्यूम यहाँ पे डिफरेंट है, इसका मतलब उन दोनों का डेफिनेट ही नहीं है। तो आपको पता है कि उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। लिक्विड्स की इंटरमीडिएट एंड सॉलिड्स हाई डेंसिटी। तो यही रीजंस हैं जिसके कारण सॉलिड्स और लिक्विड्स और आपस में वो सॉलिड जो हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड से कम, और जबकि गैसेस सॉलिडिटी होती नहीं है। कंप्रेसिबल गैसेस, जैसे अभी मैंने भी बताया, बैलून को हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है वेरी लिटिल। आप पानी का बैलून ले लेंगे, आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस तो कर देंगे, पर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो बर्स्ट कर जाता है। तो बर्स्ट करता है क्योंकि आपने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया। वो इतना ज़्यादा प्रेशर, इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेसेस नहीं है कि वो आपस में और पास आ जाएं। सो इसलिए जब इनको आप ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो बर्स्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वेयर एज दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। आपके पास जितनी भी सॉलिड चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो आपका बुक है, चाहे बेड है, क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं? नो, वी कांट कंप्रेस देम। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, क्योंकि उनके बीच में कोई जगह नहीं है, वी कांट कंप्रेस। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करते हैं, फ्लूइड डिफ्यूज़ रैपिडली। गैसेस अभी मैंने बात करी थी कि डिफ्यूज़ करते हैं। जैसे अगरबत्ती अगर आपने एक कोने में जगाई है तो उसकी फ्रेगरेंस आपको दूसरे कोने में मिलेगी। इवन सेम विद द कुकिंग ऑफ द, आप कुक कर रहे हो, अगर आप कुक करते करते आपको फ्रेगरेंस आ रही है तो नेक्स्ट रूम में भी आपको उस चीज़ की फ्रेगरेंस आती है। आपको घर में देखा होगा, मम्मा खाना बनाते हैं, आपको फ्रेगरेंस आती है, आपको लगता है कुछ तो यमी बन रहा है, चलो जाके देखते हैं क्या बना रहे हैं। आपको भूख भी लग जाती है कि देखते हैं, कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो आप बहुत जल्दी से जाके देखेंगे। तो इस मीन्स क्योंकि वहाँ पे गैसियस वेपर्स की फॉर्म में जो है वो आपके पास बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। अब ये भी डिफ्यूज़ करता है, पानी गिर जाता है, पानी मूव करता है, बट नॉट कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है। तो फ्लूइड जो है वो भी जो है वो भी चलते हैं। तो पानी हो गया या कोई भी लिक्विड अगर गिर जाता है तो वो डिफ्यूज़ करता है, बट नॉट थे। चेयर गिर गई, बुक गिर गई, तो क्या वो डिफ्यूज़ करेगा? नहीं, वो वहाँ का वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्लियर। तो सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स बिलो रूम टेम्परेचर, बट कब कंडीशन क्या है? अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक हमारा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं बिलो होते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है? नियर अबाउट 30-40 के इन बिटवीन जो आप, ठीक है, तो 27 डिग्री आप नॉर्मली। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कहता है उस टेम्परेचर के नीचे ही होते हैं इनके, इसीलिए तो गैसियस हैं। तभी तो आपके अराउंड जितनी भी गैसेस हैं वो आपकी एयर में आपको मिलती हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। याद रखिए इस चीज़ को। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल, लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? रूम टेम्परेचर से कम होता है, पर बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। पर बॉयल करने के लिए रूम टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए होता है इनको, पर अगर इनको मेल्ट करना है तो बहुत ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। जस्ट अब इनको बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी से ठंडे हो जाएंगे रूम टेम्परेचर तक पहुँचने से पहले ही। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, जितने भी सॉलिड्स होते हैं इनको मेल्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इनको चाहिए होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द
केमिकल फैक्टर्स जिसके साथ हम तीनों स्टेट्स को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इनकी होती है, उनके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलेट होती है। अभी हमने बात करी है कि इनके पास स्पेसिस ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मॉडरेट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ना के बराबर, ऑलमोस्ट बहुत ही मिनिमम एनर्जीज होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपके बेटा पहले भी आप पढ़ चुके हो, यही पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे। सो यहाँ पे आज के लिए मैं इतने ही टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। जस्ट गो थ्रू दीज ऑल टॉपिक्स सो डैट आपको एक चैप्टर की थोड़ी सी समझ लगे कि हमने आगे क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम कल करेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इनकी इंट्रैक्शंस। ओके बेटा।